नमस्कार दोस्तों, स्टडी सक्सेस चैनल में आपका स्वागत है। ये हमारा 10,000 इम्पोर्टेंट जीके क्वेश्चन सीरीज़ का अगला लेक्चर है। इसमें सारे क्वेश्चंस लगभग ल्यूसेंट जीके और अन्य इम्पोर्टेंट किताबों से उठाए गए हैं। ये क्वेश्चंस सारे इम्पोर्टेंट एग्ज़ाम्स के लिए हैं, जैसे आपका चाहे स्टेट पीसीएस का एग्ज़ाम हो, एसएससी सीजीएल, सीएचएसएल, रेलवे का एग्ज़ाम, बैंकिंग, जनरल अवेयरनेस या फिर अन्य कोई गवर्नमेंट एग्ज़ाम। इन सभी एग्ज़ाम्स में पिछले वर्षों में आए गए सभी महत्वपूर्ण प्रश्नों को इसमें इंक्लूड किया गया है। आइए शुरू करते हैं। आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, हु डिस्कवर्ड द फर्स्ट पोलियो वैक्सीन? प्रथम पोलियो वैक्सीन की खोज किसने की थी? इसका सही आंसर है जोनस साल्क। जोनस साल्क ने फर्स्ट पोलियो वैक्सीन की खोज की थी। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। हमारा सेकंड क्वेश्चन है, ओरल पोलियो वैक्सीन OPV वॉज डेवलप्ड बाय? ओरल पोलियो वैक्सीन किसके द्वारा विकसित किया गया है? इसका सही आंसर है डॉक्टर अल्बर्ट सेबिन। अब यहाँ पे ध्यान रखिएगा, अगर हमसे पूछा जाए कि फर्स्ट पोलियो वैक्सीन, पहली पोलियो वैक्सीन किसने डेवलप की, तो उसका सही आंसर होगा जोनस साल्क। और पहली ओरल पोलियो वैक्सीन डेवलप की डॉक्टर एल्बर्ट सेबिन ने। ओरल पोलियो वैक्सीन जो हम मुंह से पिला देते हैं, उसे डॉक्टर एल्बर्ट सेबिन ने डेवलप किया। हमारा तीसरा क्वेश्चन, हु डिस्कवर द वैक्सीनेशन फॉर स्मॉल पॉक्स? चेचक के टीकाकरण की खोज किसने की? इसका सही आंसर है एडवर्ड जेनर। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, इसे याद कर लीजिए। एडवर्ड जेनर ने चेचक के टीकाकरण की खोज की। एडवर्ड जेनर डिस्कवर द वैक्सीन फॉर स्मॉल पॉक्स। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु वॉज द फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ ऑल इंडिया मुस्लिम लीग? अखिल भारतीय मुस्लिम लीग के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? इसका सही आंसर है आगा खान III या आगा खान तृतीय। हु वॉज द फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ ऑल इंडिया मुस्लिम लीग? आगा खान III। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, मुस्लिम लीग वॉज फाउंडेड इन विच ईयर? मुस्लिम लीग की स्थापना किस वर्ष हुई थी? इसका सही आंसर है 1906। मुस्लिम लीग की स्थापना 1906 में हुई थी और इसकी स्थापना ढाका में हुई थी, जो आज बांग्लादेश का कैपिटल है। अगर फाउंडर पूछें कि मुस्लिम लीग की स्थापना किसने की थी, तो नवाब सलीमुल्लाह ने मुस्लिम लीग की स्थापना ढाका में सन 1906 में की थी। हमारा अगला क्वेश्चन है, गोइटर इज कॉज्ड ड्यू टू डेफिशिएंसी ऑफ विच मिनरल? घेंगा रोग किस खनिज की कमी के कारण होता है? इसका सही आंसर है आयोडीन। आयोडीन की कमी के कारण घेंगा या गोइटर होता है। इसमें गले में अलग तरह की सूजन हो जाती है और आयोडीन का एक बहुत इंपॉर्टेंट सोर्स नमक होता है। सॉल्ट इज़ एन इम्पॉर्टेंट सोर्स ऑफ आयोडीन। आयोडीन के कमी के कारण गोइटर रोग या घेंगा रोग होता है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, डेफिशिएंसी ऑफ विच मिनरल कॉसेस अनीमिया? किस खनिज की कमी के कारण एनीमिया होता है? तो इसका सही आंसर है आयरन। आयरन की कमी के कारण हमारी बॉडी में एनीमिया होता है। और अगर पूछें फॉस्फोरस की कमी के कारण क्या होता है, तो फॉस्फोरस की कमी के कारण हमारी हड्डियां और दांत खराब हो जाते हैं। हमारी हड्डियां और दांत अगर ख़राब हो रहे हैं तो हमारे शरीर में फॉस्फोरस की कमी है, और अगर हमें एनीमिया हुआ है तो हमारे शरीर में आयरन की कमी है। हमारा अगला क्वेश्चन है, ड्यूरिंग विच इवेंट्स बाल गंगाधर तिलक वॉज गिवन द एपिटेट ऑफ लोकमान्य? बाल गंगाधर तिलक को किस घटना के दौरान लोकमान्य की उपाधि दी गई थी? इसका सही आंसर है होम रूल मूवमेंट। हमें पता है होम रूल मूवमेंट 1916 में हुआ था। इसी मूवमेंट के दौरान या होम रूल आंदोलन के दौरान ही बाल गंगाधर तिलक को लोकमान्य की उपाधि दी गई थी। और अब एक सवाल आता है कि होम रूल मूवमेंट को लिया कहाँ से गया है, होम रूल आंदोलन को लिया कहाँ से गया है? तो होम रूल मूवमेंट या होम रूल आंदोलन को आयरलैंड से लिया गया है। इसकी शुरुआत आयरलैंड में हुई थी। हमारा अगला क्वेश्चन है, व्हेन डिड द तिलक लॉन्च्ड द इंडियन होम रूल लीग? तिलक ने इंडियन होम रूल लीग की शुरुआत कब की? इसका सही आंसर है अप्रैल 1916 में। 1916 में होम रूल लीग की स्थापना हुई थी भारत में,
जिसमें बाल गंगाधर तिलक ने बेलगांव में शुरुआत की थी, जो आज कर्नाटका में है, अप्रैल 1916 में, और एनी बेसेंट ने साउथ में शुरुआत की थी। पहले तिलक ने अप्रैल 1916 में होम रूल लीग की शुरुआत बेलगांव से की थी। हमारा अगला क्वेश्चन है, हु लॉन्च्ड द होम रूल लीग इन सितंबर 1916 एट मद्रास। सितंबर 1916 में मद्रास में होम रूल लीग की शुरुआत किसने की? इसका सही आंसर है एनी बेसेंट। नॉर्थ में या महाराष्ट्र वाला जो एरिया है, यहाँ पे होम रूल लीग की शुरुआत अप्रैल 1916 में सबसे पहले की थी तिलक ने, और इसकी शुरुआत बेलगांव में की थी, जबकि एनी बेसेंट ने सितंबर 1916 में होम रूल लीग की शुरुआत की और इसकी शुरुआत की थी मद्रास से। हमारा अगला क्वेश्चन है, हु अपॉइंट्स द गवर्नर्स ऑफ द इंडियन स्टेट्स। भारतीय राज्य के राज्यपालों की नियुक्ति कौन करता है? तो इसका सही आंसर है प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। जो भारत के राष्ट्रपति होते हैं वो भारत के राज्यों में गवर्नर या राज्यपालों की नियुक्ति करते हैं। और ये किस आर्टिकल के तहत करते हैं? आर्टिकल 155 या अनुच्छेद 155। पेपर में कई बार सीधे आपसे आर्टिकल पूछ लेंगे कि किस आर्टिकल के तहत भारत के राष्ट्रपति भारतीय राज्यों में राज्यपाल की नियुक्ति करते हैं। तो इसका सही आंसर है आर्टिकल 155 अनुच्छेद 155। हमारा अगला क्वेश्चन है, हु इज़ कंसिडर्ड ए नॉमिनी और एजेंट ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट इन द इंडियन स्टेट। भारतीय राज्य में केंद्र सरकार का नामांकित या एजेंट किसे माना जाता है? इसका सही आंसर है गवर्नर ऑफ द स्टेट। जो हमारे राज्य के राज्यपाल होते हैं किसी भी राज्य में, उसे सेंट्रल गवर्नमेंट का नॉमिनी या फिर एजेंट माना जाता है। हमारा अगला क्वेश्चन है, हु इज़ द नॉमिनल एग्जीक्यूटिव हेड ऑफ द इंडियन स्टेट। भारतीय राज्य का नाम मात्र कार्यकारी प्रमुख कौन है? इसका सही आंसर है गवर्नर ऑफ स्टेट। जो राज्य के राज्यपाल होते हैं या गवर्नर ऑफ स्टेट होते हैं, उन्हें नॉमिनल एग्जीक्यूटिव हेड माना जाता है या नाम मात्र कार्यकारी प्रमुख। अगर पूछें रियल एग्जीक्यूटिव हेड किसे माना जाता है, तो किसी भी स्टेट के चीफ मिनिस्टर होते हैं, उसे रियल एग्जीक्यूटिव हेड माना जाता है, क्योंकि चीफ मिनिस्टर के पास रियल पावर होती है, रियल अथॉरिटी होती है। उन्हीं के परामर्श और सलाह पे राज्य के राज्यपाल कार्य करते हैं। इसलिए राज्यपाल या गवर्नर को नॉमिनल एग्जीक्यूटिव हेड या नाममात्र कार्यकारी प्रमुख माना जाता है, जबकि रियल एग्जीक्यूटिव हेड चीफ मिनिस्टर ऑफ इंडियन स्टेट को माना जाता है। हमारा अगला क्वेश्चन है, हु हैज़ द पावर टू अपॉइंट एंड रिमूव द गवर्नर ऑफ इंडियन स्टेट फ्रॉम हिज ऑफिस। भारतीय राज्य के राज्यपाल को नियुक्त करने तथा पद से हटाने की शक्ति किसके पास है? इसका सही आंसर है प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। भारत के राष्ट्रपति हैं, उन्हीं के पास पावर रहती है कि वो किसी भी राज्य में राज्यपाल या गवर्नर को अपॉइंट कर सकते हैं, और कभी भी उस गवर्नर को हटाना है तो वो पावर भी प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के पास ही रहती है। अब एक सवाल आता है, किसी भी राज्य का राज्यपाल बनने के लिए कम से कम कितनी उम्र होना चाहिए? तो कम से कम 35 वर्ष की उम्र पूर्ण होना चाहिए किसी भी राज्य का राज्यपाल बनने के लिए। हमारा अगला क्वेश्चन है, पावर ऑफ गवर्नर टू प्रमोलगेट ऑर्डिनेंस इज मेंशन्ड इन विच आर्टिकल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में राज्यपाल की अध्यादेश प्रख्यापित करने की शक्ति का उल्लेख है? इसका सही आंसर है आर्टिकल 213 अनुच्छेद 213। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, स्टेट पीएससी में कई बार आया हुआ सवाल है, आप बिल्कुल इसे याद रखिए। आर्टिकल 213 के तहत गवर्नर के पास पावर होती है कि जब भी स्टेट की लेजिस्लेटिव असेंबली सेशन में नहीं है तो ऑर्डिनेंस प्रमोलगेट कर सकता है वो, या अध्यादेश प्रख्यापित कर सकता है। आर्टिकल 213 पावर ऑफ गवर्नर टू प्रमोलगेट ऑर्डिनेंस। हमारा अगला क्वेश्चन है, अंडर विच आर्टिकल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन द गवर्नर कैन रिजर्व द बिल फॉर द कंसिडरेशन ऑफ द प्रेसिडेंट। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत राज्यपाल किसी विधेयक को राष्ट्रपति के विचारार्थ आरक्षित कर सकता है? हमें पता है कि कोई भी बिल अगर स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली में पास हुआ है तो गवर्नर के पास पावर है
कि या तो वो उस बिल को मंजूरी दे सकता है या वो उस बिल को मंजूरी नहीं दे सकता है, या तीसरा वो राष्ट्रपति के परामर्श के लिए उसे बिल को रिजर्व करके रख सकता है। तो आर्टिकल 201 अनुच्छेद 201 के तहत गवर्नर कैन रिजर्व द बिल फॉर द कंसिडरेशन ऑफ द प्रेसिडेंट, या भारतीय संविधान के अनुच्छेद 201 के तहत राज्यपाल किसी विधेयक को राष्ट्रपति के विचारार्थ आरक्षित कर सकता है। हमारा अगला क्वेश्चन है, इको मार्क इज रिलेटेड टू। इको मार्क किससे संबंधित है? तो इको मार्क का संबंध है लेबलिंग एनवायरमेंट फ्रेंडली प्रोडक्ट्स। जो भी पर्यावरण अनुकूल उत्पाद हैं उन्हें चिन्हित किया जाता है इको मार्क के निशान से। आपको जो ये फ़ोटो दिख रहा है ऐसा फ़ोटो या निशान रहता है इको मार्क का। जो भी हमारे पर्यावरण अनुकूल उत्पाद हैं जिनसे भी पर्यावरण या एनवायरनमेंट में पॉल्यूशन नहीं होता है उन्हें मार्क करने के लिए इको मार्क का यूज़ किया जाता है। सबसे पहले इको मार्क की शुरुआत 1991 में की गई थी और इस स्कीम को एडमिनिस्टर करता है ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड्स। पूछें कि इस स्कीम को इको मार्क स्कीम जो है उसे एडमिनिस्टर कौन करता है, तो उसे एडमिनिस्टर करता है ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड्स BIS। हमारा अगला क्वेश्चन जो बहुत ही इम्पोर्टेंट है, रामसर कन्वेंशन इज रिलेटेड टू। रामसर कन्वेंशन किससे संबंधित है? इसका सही आंसर है वेटलैंड कंजर्वेशन। आर्द्र भूमि के संरक्षण से रामसर कन्वेंशन संबंधित है। ये रामसर कन्वेंशन जो है इसे साइन किया गया था सन 1971 में रामसर सिटी ऑफ ईरान में। ईरान का एक शहर है रामसर, वहाँ पर एक कन्वेंशन हुआ था जिसमें वेटलैंड कंजर्वेशन या फिर आर्द्र भूमि संरक्षण की बात की गई थी। ये सन 1971 में हुआ था। तो सवाल आएगा रामसर कन्वेंशन का संबंध किससे है? तो इसका संबंध है वेटलैंड कंजर्वेशन या आर्द्र भूमि संरक्षण से, और इसको 1971 में साइन किया गया था। हमारा अगला क्वेश्चन है, हाउ मेनी रामसर साइट्स आर देयर इन इंडिया। भारत में कितने रामसर साइट हैं? तो इसका सही आंसर है 75। भारत में टोटल 75 रामसर साइट हैं। इसमें अगर पूछा जाए कि भारत में सबसे बड़ी रामसर साइट कौन सी है, लार्जेस्ट रामसर साइट इंडिया में कौन सी है, तो वो है सुंदरबन वेटलैंड जो पश्चिम बंगाल या वेस्ट बंगाल में है। सुंदरबन वेटलैंड जो है ये भारत में सबसे बड़ी रामसर साइट है। और अगर पूछा जाए कि भारत में सबसे छोटी रामसर साइट या वेटलैंड साइट कौन सी है, तो ये रेणुका वेटलैंड है जो हिमाचल प्रदेश में स्थित है। कई बार आपसे सीधे यही सवाल पूछ लिया जाएगा कि रेणुका वेटलैंड कहाँ पर स्थित है, तो ये हिमाचल प्रदेश में स्थित है और भारत की ये सबसे छोटी रामसर साइट है। अब अगर पूछा जाए कि भारत के किस राज्य में सबसे ज़्यादा रामसर साइट हैं, टोटल तो हमें पता है कि 75 रामसर साइट हैं, लेकिन तमिलनाडु में 14, अकेले तमिलनाडु में 14 रामसर साइट हैं। तो भारत में तमिलनाडु राज्य ऐसा है जिसमें हाईएस्ट नंबर ऑफ रामसर साइट्स हैं। सबसे ज़्यादा रामसर साइट भारत में तमिलनाडु है। फिर से बताता हूँ, रामसर साइट्स जो है भारत में टोटल 75 हैं, जिसमें से 14 अकेले तमिलनाडु में है। तो इस प्रकार तमिलनाडु ऐसा राज्य बन गया है जिसमें हाईएस्ट नंबर ऑफ रामसर साइट्स हैं। सुंदरबन वेटलैंड जो पश्चिम बंगाल में है, ये भारत की सबसे बड़ी रामसर साइट है, और जो रेणुका वेटलैंड हिमाचल प्रदेश में है, ये भारत की सबसे छोटी रामसर साइट है। अब हमारा अगला सवाल है, हाउ मेनी रामसर साइट्स और हाउ मेनी इंडियन रामसर साइट्स आर इंक्लूडेड इन मॉन्ट्रेक्स रिकॉर्ड। मॉन्ट्रो रिकॉर्ड में कितने भारतीय रामसर साइट शामिल हैं? इसका सही आंसर है 2। तो पेपर में आपसे या तो सीधे यही पूछेंगे कि मॉन्ट्रो रिकॉर्ड में कितने भारतीय रामसर साइट्स शामिल हैं, इसका सही आंसर होगा 2। और अगर पूछें कि मॉन्ट्रो रिकॉर्ड का संबंध किससे है, तो इसका संबंध भी वेटलैंड कंजर्वेशन या रामसर साइट्स से है। मॉन्ट्रो रिकॉर्ड बेसिकली एक रजिस्टर है जिसमें सारी वेटलैंड साइट हैं जो इंटरनेशनल इंपॉर्टेंस की हैं। जो इसमें भारत में 2 शामिल हैं, ये आपसे डायरेक्ट भी पूछ लिया जाता है। ये एक तो केवलादेव नेशनल पार्क है जो राजस्थान में है, और लोकटक लेक मणिपुर में है। पेपर में सवाल पूछ लिया जाता है लोकटक लेक कहाँ स्थित है, तो मणिपुर में, आपको याद होना चाहिए। और केवलादेव नेशनल पार्क ये राजस्थान में स्थित है। केवलादेव नेशनल पार्क और लोकटक लेक ये 2 रामसर साइट हैं जो मॉन्ट्रेक्स रिकॉर्ड में शामिल हैं।
हमारा अगला सवाल है, विच डिसीज इज कॉज्ड ड्यू टू डेफिशिएंसी ऑफ विटामिन B3। विटामिन B3 की कमी के कारण कौन सा रोग होता है? इसका सही आंसर है पेलाग्रा। पेलाग्रा एक ऐसा रोग है जिसमें चमड़ा फट जाता है। आप फोटो देखेंगे, हाथ का चमड़ा फट रहा है, तो विटामिन B3 की कमी के कारण पेलाग्रा होता है। और विटामिन B3 को हम नियासिन के नाम से भी जानते हैं। नियासिन, NIACIN, नियासिन साइंटिफिक नेम है विटामिन B3 का। इसकी कमी के कारण शरीर में पेलाग्रा रोग होता है, जिसके कारण शरीर का चमड़ा फटने लगता है। अब हमारा अगला सवाल है, डिसीज बेरी बेरी इज कॉज्ड ड्यू टू डेफिशिएंसी ऑफ विच विटामिन। बेरी बेरी रोग किस विटामिन की कमी के कारण होता है? आपने हमेशा पढ़ा होगा बेरी बेरी विटामिन बी की कमी के कारण होता है, लेकिन विटामिन बी भी बहुत सारे होते हैं, B1, B2, B3। तो B3 की कमी के कारण पेलाग्रा होता है, जबकि विटामिन B1 की कमी के कारण बेरी बेरी होता है। इसमें हाथ में चिट्टे चिट्टे पड़ने लगते हैं। और विटामिन B1 को हम थायमिन के नाम से भी जानते हैं। विटामिन B3 को नियासिन के नाम से और विटामिन B1 को हम थायमिन के नाम से भी जानते हैं। मैं कोशिश कर रहा हूँ कि सारे जो मिलते जुलते एक जैसे सवाल हैं ये एक साथ आए, ताकि आपको एक ही बार में याद हो पाए। फिर से देखिए, बेरी बेरी रोग जो है विटामिन B1 की कमी के कारण होता है, और पेलाग्रा विटामिन B3 की कमी के कारण होता है। अब अगला सवाल है, विटामिन B2 को हम और किस नाम से जानते हैं? विटामिन B2 इज ऑल्सो नोन बाय विच नेम। इसका सही आंसर है राइबोफ्लेविन। ये पेपर में इसी का नाम पूछा जाता है। विटामिन B2 का साइंटिफिक नेम या विटामिन B2 को हम राइबोफ्लेविन के नाम से भी जानते हैं। इसके कारण शरीर में ग्रोथ कम हो जाती है और हमारी स्किन खराब होने लगती है। रिटार्डेड ग्रोथ एंड बैड स्किन, राइबोफ्लेविन को हम विटामिन B2 के नाम से जानते हैं। अब हमारा अगला सवाल, और ये भी बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, कोबाल्ट इज प्रेजेंट इन विच विटामिन। कोबाल्ट किस विटामिन में पाया जाता है? इसका सही आंसर है विटामिन B12, है ना। और इसकी कमी के कारण भी शरीर में एनीमिया हो जाता है। तो कई बार क्या होता है ना, आपसे डायरेक्ट ये पूछ लिया जाता है कि शरीर में कोबाल्ट की कमी है, तो इस कारण कौन सा विटामिन कम है? तो विटामिन B12, B12 जो है, इसमें कोबाल्ट पाया जाता है। आज का हमारा आखिरी सवाल, हु इज नोन एज द फादर ऑफ इकोनॉमिक्स। अर्थशास्त्र के जनक के रूप में किसे जाना जाता है? इसका सही आंसर है एडम स्मिथ। एडम स्मिथ इज नोन एज द फादर ऑफ इकोनॉमिक्स, या अर्थशास्त्र के जनक के रूप में एडम स्मिथ को जाना जाता है। इनकी एक बहुत ही प्रसिद्ध किताब थी जिसका नाम है द वेल्थ ऑफ नेशंस। ये इन्होंने लिखी थी 1776 में। 1776 में द वेल्थ ऑफ नेशंस नामक किताब लिखी थी इन्होंने, और ये बहुत बड़े इकोनॉमिस्ट थे। एडम स्मिथ को फादर ऑफ इकोनॉमिक्स के नाम से जाना जाता है। इसी प्रकार दोस्तों, हमारा 10,000 इम्पोर्टेंट जीके क्वेश्चंस सीरीज़ का एक और लेक्चर ख़त्म होता है। अगर आपको हमारा इनिशिएटिव अच्छा लग रहा है तो हमारा वीडियो ज़रूर लाइक करें, इसे ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ शेयर करें, और हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, ताकि जब कभी भी हम अगला वीडियो डालें तो उसका नोटिफिकेशन आप तक ज़रूर पहुँचे। थैंक यू। एन्जॉय लर्निंग विद अस।